और जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में ज्योमेट्री का ट्रायंगल पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल्स के पार्ट्स देखे थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है, कुछ थ्योरम भी देखी थी और मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, प्लस साइन एंड कोसाइन रूल्स हम उस पार्ट 1 में कर चुके हैं। अभी हम जो करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या आता है? तो नंबर 1 जो ट्रायंगल के अंदर सेंटर बनते हैं वो बनते हैं हमारे एल्टीट्यूड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। देखो, एल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाले जाने वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी भी वर्टेक्स से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट सामने वाली लाइन पर एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एल्टीट्यूड। उसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। अब जब ए से हमने सामने वाली साइड BC पर लंब डाला, ठीक है, एल्टीट्यूड डाला, और B से हमने सामने वाली और C से हमने इधर, तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो लंब केंद्र कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, कुछ भी हो, तो आपको सिंपली कहना है जहाँ पे एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होते हैं? किसी भी वर्टिसिस से सामने वाली साइड पर डाले गया परपेंडिकुलर, यानी लंब, सामने वाली साइड पर डाला गया लंब, वही हमारा एल्टीट्यूड होगा। जैसे ये कर रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अब ये वाला यहाँ पे पॉइंट पे 90 डिग्री पे डाल दिया B पॉइंट से, और A से यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है कौन? मतलब स्ट्रेट सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ पे C से इधर F पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये लंब डले गए हैं, और लंब से एल्टीट्यूड से बनने वाला सेंटर जो कहलाएगा, जो ये बीच का सेंटर है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अभी आप पहले समझ लो हम ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर आपको समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, ठीक है। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तीनों शीर्ष से डाले गए लंब जहां पर जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मीडियन। अब मीडियन क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझ लो। देखो, कोई भी ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल से जब ये सपोज करो ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट, यानी एकदम मिड पॉइंट पे जब कोई लाइन कट करती है, ये नहीं, अभी पिछले में हमने क्या देखा? लंब देख रहे थे। अब यहाँ पे लंब नहीं, जो मिड पॉइंट पे कट करता है वो क्या होती है? उस ट्रायंगल की मीडियन। किसी भी वर्टिसिस से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को बीचों बीच से जो काटती है, मध्य से एकदम मिडिल पॉइंट से काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो ये यहाँ पे मीडियन हुई। अगर हम इसको पॉइंट का नाम दे दे, सपोज करो हम इसको दे दे x, इसको y और इसको z, तो जो ये x यहाँ पे हम t देते, तो जो xt है ना, ये इस ट्रायंगल की मीडियन है, ठीक है। इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ठीक है, हमने ये सब किया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो, तो अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने क्या लिया? इस ट्रायंगल में वही चीज़ है कि AB से एक ट्रायंगल है, A से D पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, और D बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ठीक है। D एकदम मिडिल पॉइंट है, और मिडिल पॉइंट कैसे है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि B से जब हमने पॉइंट डाला तो बिल्कुल मिडिल में कट किया। तो मिडिल कैसे होता है? इस साइड का मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट होगा तो ये दोनों पार्ट को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, साइड के पार्ट्स, ठीक है। तो ये भी इक्वल। तो जब मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं, तो जब तीनों मीडियन आपस में कट करेगी एक दूसरे को, मतलब एक पॉइंट से कट होके जाएगी, एक पॉइंट से तीनों मीडियन जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो मीडियन से बनने वाला सेंटर क्या होगा? उसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे। जहाँ पर तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को कट करेगी उसको सेंटर बोलेंगे, और जहाँ पे 3 एल्टीट्यूड कट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको अभी हमने बताया था ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट होता है एंगल बाइसेक्टर। अब हमारे पास कोई भी एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका कोई भी एक एंगल हो गया, सपोज करो ये एंगल है। अब इस एंगल से जब हम यहाँ से पॉइंट डालेंगे सामने वाली साइड पर, ठीक है, अब ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, आपको शायद ये नज़र आ रही होगी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये इन दोनों, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल, साइड नहीं देखेंगे हम, साइड इक्वल है या नहीं है, 90 डिग्री या नहीं है, वो सब नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, जो एंगल को दो पार्ट्स में बराबर बांट रहा है, वो लाइन आपस में तीनों वर्टिसेस से जाने वाली वो लाइन जहाँ पर कट करेगी, जिस बिंदु पर कट करेगी, वो बिंदु हमारा क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर, उसको हम बोलेंगे अंत केंद्र, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं हम कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक, जहाँ पर तीन कोण समद्विभाजक आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका जो होगा उसको हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर से क्या बनेगा, इन सेंटर से बनता है हमारा सर्कल। इन सेंटर जो ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, उससे अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तीनों साइड को टच करता हुआ बनेगा, और ये तीनों साइड का ये क्या हो जाएगी, ये उसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ये जो सर्कल अंदर ड्रॉ होगा, तो इसको हम इन सर्कल बोलते हैं, और इसको जो सेंटर बनेगा इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो जो ये मतलब जो ये सारी लाइनें हैं ना, साइड्स है, इन साइड को बिल्कुल बीच से डिवाइड करना, और साथ ही साथ उससे परपेंडिकुलर भी होना। देखो यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करते हैं। एक, सपोज करो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ और यहाँ पे एक पॉइंट बना दूँ, देखो, ठीक है, ये लाइन बना दी और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बना दिया। अब मैं इससे पूछूँ आपको कि इससे दो चीज़ करो। अगर मैं इससे कहूँ आपको इस लाइन को बीचों बीच से कट करना है, तो ये लाइन सपोज करो बीचों बीच से कट करेगी, तो तब ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन होएगी, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको क्या करना है, इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो देखो आप ना इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे होगा, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो जूम करके देख सकते हैं आप, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लाइन तो इतनी बड़ी है, लेकिन ये पॉइंट तो एकदम साइड में आ गया, तो ये 90 डिग्री तो बना रहा है, पर ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट से हम बाइसेक्ट नहीं करा सकते। तो ऐसे ही अगर हम ए से बोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है डी पे, तो शायद ना डल पाए। बी से बात करें तो शायद बी से भी ना डल पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसलिए मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया कि हो सकता है इसको आगे प्रोड्यूस करूँ, यहाँ पे जाके मिले। एग्जैक्ट ये मतलब नहीं है ए पॉइंट पर मिले। जैसे हमारा ए पॉइंट सपोज करो ये हो गया, यहाँ पर ए पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लो, तो देखो इसका जो पॉइंट होगा ना बाइसेक्ट करने वाला, वो ये पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएगा, वो जरूर नहीं ए पॉइंट पे मिलेगा। तो ऐसे, तो यहाँ से हमको शुरुआत करनी है बाइसेक्टर कि उसको मिडिल पॉइंट से ऐसे ले जाना है लाइन को, तो ये हमारा बाइसेक्टर का पॉइंट बन जाएगा। और ये जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारा क्या लाएगा, सरकम सेंटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। अगर इस सरकम सेंटर को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो पूरे मतलब ट्रायंगल को कवर कर लेगा, और इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सर्कल बोलते हैं। जो सर्कल हमारे पास बनेगा इसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल, और जो सेंटर हमारे पास होगा इसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इस पर ज़्यादा ना डिस्कस करते हैं, हम थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे अभी। अब आपसे मैं जो पूछूंगा आपको थोड़ा मतलब देखना है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि सरकम सेंटर कैसे बनता है। अगर मैं बात करूँ सरकम सेंटर, क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सरकम सेंटर, कोई पूछ ले आपसे कि सरकम सेंटर किससे बनता है, तो सरकम सेंटर आपका किससे बनता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये एग्जैक्ट मिडिल में होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर। तो सर्कम सेंटर किससे बनता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। और अच्छा, एक छोटी सी जानने वाली बात है, आपकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, इस केस में आपका चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सेंट्रोइड हो, सारे आपस में एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात है, उसमें सारे सेंटर्स आप एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। कोइंसिडेंट हो गया, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, समपाती हिंदी में। अब बात क्या आती है कि पोजीशन कहाँ पे होती है। पोजीशन जो होती है ना, वो सारे ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड जो मीडियन से बनता है, तो वो भी हमेशा सर्कल के अंदर होगी। ठीक है, मतलब सर्कल की नहीं, ट्रायंगल के अंदर होगी। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके बीच में कहीं आएगा सेंट्रोइड। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो। और अगर हम बात करें इन सेंटर की, तो वो भी हमेशा, इन सेंटर भी हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा। ठीक है, अब बात आती है सर्कम सेंटर की, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। अब जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर जो हमारा सर्कम सेंटर होगा वो डिफर करेगा। अगर हम बात करेंगे एक्यूट की, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, जैसे सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें इनसाइड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या होगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है, तो इसमें जो आएगा ना, ये मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर आएगा। यानी अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसे बनेगा हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, जो बाहर सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी वो हाइपोटेनस का हाफ होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे लाई करेगा? हाइपोटेनस के उस पे, यानी h/2 पर। हाइपोटेनस को 2 से डिवाइड कर दो, उस पे लाई करेगा। और अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस की, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की, तो ऑब्ट्यूस में कहाँ पे लाई करेगा? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कैसे होते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ऐसे। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के अंदर ये हमारा सर्कम सेंटर करेगा बाहर लाई। ध्यान रखना, आउटसाइड द ट्रायंगल कहाँ लाई करेगा? केवल ऑब्ट्यूस केस में सर्कम सेंटर। ठीक है, तो आपको सर्कम सेंटर समझ में आ गया। सेंट्रोइड इन सेंटर हमेशा अंदर ही लाई करेंगे, सिर्फ सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल के तो अंदर ही करेगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के हाफ पर लाई करेगा। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसके बाहर लाई करेगा। अब बात करते हैं हम ऑर्थो सेंटर की, कि ऑर्थो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, तो एक्यूट में तो फिर से वही इनसाइड। अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इनसाइड ही लाई करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्यूट में। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो कहाँ लाई करेगा? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का बनता है। अब अगर मैं इसको ए ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ए पॉइंट लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ और इसको सी, तो ऑर्थो सेंटर होता गया। मैंने क्या बताया था? ऑर्थो सेंटर कि सामने वाली वर्टिसेस से मतलब एक वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड। तो ए से हमने डाला, यहाँ पे एल्टीट्यूड डल गया, और सी से हमने डाला, यहाँ पे एल्टीट्यूड डल गया। लेकिन बी से नहीं डला, तो बी से एल्टीट्यूड कहाँ पे डलेगा? बी से एल्टीट्यूड यहाँ सामने वाली साइड पे डलेगा। ठीक है, तो ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में मिलेंगे कहाँ? जब इनको मिलाया जाएगा तो सिर्फ इस पॉइंट पर मिलेंगे, बी पर। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? जहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं एट राइट एंगल, एट राइट एंगुलर वर्टेक्स। ठीक है, तो जो वर्टेक्स हमारा राइट एंगल बना रहा है उस पर लाई क्या करेगा? हमारा ऑर्थो सेंटर। हम बाद में एक बार और रिवाइज करा देंगे इसको, आप अभी यहाँ तक ध्यान रखें। ठीक है, और अगर बात करें हम ऑब्ट्यूस की, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की बात कर लिया अगर हम, तो ऑब्ट्यूस में कहाँ पे लाई करेगा? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कैसे होता है? ऐसा करके हमारे पास होता है। तो ध्यान रहे, ऑब्ट्यूस में हमारा जो ऑर्थो सेंटर है वो भी हमेशा बाहर लाई करेगा,
कैसे करेगा देखो, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूँ तो सामने वाली साइड पे कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। और जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे, इसको मैं प्रोड्यूस कर दूँ और इसको मैं प्रोड्यूस कर दूँ, तो ये कहीं इस पॉइंट पर कट करेंगे और सामने वाली साइड अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए इस वर्टेक्स से, तो इसको भी जब हम मीट करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करेगा। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल तो ये था ब्लू कलर का जो है, हमारा ट्रायंगल तो ये था, लेकिन हमारा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट कहाँ पे है, हमारा पॉइंट है बाहर। तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज के केस में भी हमेशा बाहर होगा। क्या क्या होगा ऑब्ट्यूज के केस में, हमेशा ऑर्थो सेंटर बाहर होगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रोइड की और इन सेंटर की, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा किसी भी मतलब ट्रायंगल के अंदर ही होगी, क्योंकि इन सेंटर कैसे बनता है, सेंट्रोइड हमारा बनता है जब मीडियन बाइसेक्ट करती है, ठीक है। और मीडियन क्या करती है, मीडियन एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अपोजिट में, सपोज करो ये ट्रायंगल है तो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर बीचों बीच पॉइंट पे मिलते हैं, ये होते हैं मीडियन, ठीक है। इन सेंटर कहाँ होता है, इन सेंटर तब होता है जब हमारा एंगल बाइसेक्टर, यानी ये ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ बीचों बीच में से एंगल को बाइसेक्ट करके सामने वाली साइड पे मिलता है। तो इसका जो पॉइंट आएगा ना, मीटिंग पॉइंट तीनों साइड्स का, तो वो भी मिडिल में ही आएगा इन सेंटर, और यहाँ पे मीडियन का भी इन में आएगा। तो इस सारे केसेस में इनमें आएगा, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चाहे वो राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो तीनों केसेस में यहीं पे आएगा। लेकिन बात आती है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की। तो ऑर्थो मैंने आपको बता दिया, ऑर्थो की अगर बात करें तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। और जब ऑब्ट्यूस का केस होगा तो ऑर्थो कहाँ बनेगा, ऑर्थो बनेगा आउटसाइड कहीं पे, ठीक है। तो ये ऑर्थो का केस था। और उसका क्या केस होगा भाई, अगर मैं सरकम सेंटर की बात करूँ तो सरकम का केस था हमारे पास कि सरकम का केस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर हमारा कहाँ बनेगा, हाइपोटेनस के यहाँ पर, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, यानी h/2 पर। अगर ये h हाइपोटेनस है तो इसके मिड 2 से डिवाइड कर दो तो उसका मिड पॉइंट जो होगा ये हमारा सरकम सेंटर होगा। और अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूस कैसे होता है, ऐसा ट्रायंगल। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा बाहर की साइड पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा बाहर, हमारा सरकम सेंटर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चले। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन है आपके कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि अगर कोई ये मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट है, कोई मिडिल पॉइंट है हमारे पास, और उसकी जो डिस्टेंस है ना वो हर साइड से इक्वल है, मतलब यहाँ से भी इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है, तो वो पॉइंट क्या होगा। तो सिंपल सी देखो यहाँ पे बात है, इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से, यानी ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तीनों साइड से अगर कोई पॉइंट इक्वल है तो सिंपली किस केस में हो सकता है, वो इस केस में हो सकता है जब यहाँ पे हमारा इन सेंटर बन रहा हो, यानी ये इन सर्कल बन रहा हो, इन सर्कल के सेंटर हो, इन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा आपको, इन सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा इन सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ लेना। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, अब जैसे क्वेश्चन है, रुको मैं देख रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में पूछा गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी बिंदु जहां पर त्रिभुज के कोनों को समद्विभाजक मिलते हैं, कि वह बिंदु
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, अगर हम उसके एंगल बाइसेक्टर यानी कोई ट्रायंगल है, अगर हम उसके एंगल बाइसेक्टर को मीट करा दे, ठीक है, अगर हम उसके एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट बनाए तो वो क्या होगा? तो बताओ, अभी मैंने पीछे किया था, उस पॉइंट का क्या नाम होगा? ठीक है, तो ये मैंने अभी पीछे किया था, आप इसको चेक कर लेना क्या होगा। वैसे इसके इन सेंटर हम बोलते हैं जो हमारा एंगल बाइसेक्टर से बनता है। जो ये था ये इन सेंटर है, ये भी हमारा, अगर हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। अच्छा, कल हमने जो टॉपिक किया था उस पर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है और एक साइड है हमारी x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शन है हमारे, आप इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करके देखना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो हमारे ऑप्शन है a ग्रेटर देन 6, बी ऑप्शन है हमारा 6 से बड़ा होगा a और 14 से छोटा होगा, और सी ऑप्शन है हमारा 6 से ग्रेटर देन इक्वल a लेस देन इक्वल टू 14, और डी ऑप्शन है हमारा कि 6 से, तो 6 और 10 के बीच में हमारा, सॉरी इसको a कर लो आप, a सेंटीमीटर, तो ये होगा। तो इसमें से कौन सा होगा, आप बताइए इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करके चेक करिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसे सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। देखो 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, तो हमारा ए सेंटीमीटर है। कल मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी कि जब 3 साइड गिवन हो उसमें कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4 + 10 है वो हमेशा ग्रेटर होगा ए से। और मैंने कहा था कोई भी 2 साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस देन होगा। तो 10 और 4 का डिफरेंस अगर मैं 10 - 4 कर दूं तो लेस देन होना चाहिए ए से। तो देखो इससे हमारे पास क्या आया, 14 ग्रेटर देन है ए से, और यहाँ से क्या है हमारा 6 लेस देन है ए से। तो हमें क्या पता चला कि जो 6 से तो बड़ा है हमारा ए और छोटा किससे, 14 से है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारा इसका आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए की ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ऐसे से क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कोई भी 3 साइड ले लिया हमने, 2 3 5 नहीं 4 साइड ले ली, 2 3 5 एंड 6, ये सब सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितने ट्रायंगल इनसे फॉर्म किए जा सकते हैं। देखो हमारे पास 4 साइड है, 2 3 5 एंड 6 साइड्स, तो इनसे कितने ट्रायंगल हो सकते हैं बताओ। तो देखो अगर हम इन 3 साइड को ले लें, जैसे हमने 2 3 5 को लिया, तो 2 3 5, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? जैसे हमने 2 3 5 ले लिया, हमने 2 3 5 ले लिया, और क्या बन सकता है यहाँ से 2 5 6 बन सकता है, और क्या बन सकता है, हम 2 3 6 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम 3 5 6 ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं। देखो इससे अलग क्या ले सकते हैं, अगर हम 5 6 3 ले वो भी हो चुका, 3 5 6 ले वो भी हो चुका, 2 3 5 ले वो भी हो चुका, तो लगभग हमारे सारे हो चुके, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या 2 3 5 से पॉसिबल है। देखो इन दोनों का सम अगर हम करें तो इक्वल टू 5 है, लेकिन कल ही प्रॉपर्टी में बताया था 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे फेल कर रहा है, यानी 2 + 3 इनका सम हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे 2 3 3 + 2, 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 5 लेस देन हो गया 6 से, तो यहाँ पे फेल हो चुका, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें चेक करते हैं, 2 + 5 7, 7 6 से बड़ा है, बिल्कुल सही। इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, 5 - 2 3, 3 इससे छोटा है, बिल्कुल सही। कोई और साइड करते हैं, 6 + 2 8, 8 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 6 - 2 8, 4, 4 5 से छोटा है, बिल्कुल सही। तो ये पूरा कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, सिमिलरली ये भी करेगा, ये आप खुद चेक कर लेना।
तो ये दोनों 3, 5, 6 हमारे दो आंसर हो गए। तो कितने आएंगे, क्वेश्चन आएगा 2, 3, 5, 6 से आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 2, 3, 5 एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स। ठीक है, मेजरमेंट इतनी रखनी है तो उससे कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, तो आप बता दोगे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 आंसर ओनली। केवल 2 ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल की साइड से क्या होगी, 2, 5, 6, 3, 5, 6। अब एक क्वेश्चन और करना आप लोग, क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा देखो विच, अगर हम बात करें, अब हमें ऑब्ट्यूस एंगल बताना है। मैंने 3 साइड दे दिया आपको, 15, 8, 17। नंबर 2 साइड से हमारी 39, 9, 41। 3 है हमारे पास 24, 8, 25 और 4 है हमारे पास 20, 21, 29। अगर मैं इसमें से पूछूं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है, मतलब क्या ऑब्ट्यूस एंगल क्या कौन से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद हो ऑब्ट्यूस एंगल की मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए बी सी हमारे पास 3 साइड है, तो जो छोटी 2 साइड है ना, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और जो सी का स्क्वायर होगा वो हमेशा बड़ा होगा दोनों साइड से। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम पहले केस में करें 15 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो ये कितना हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, 289 इक्वल 289 है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट में क्या कहा था, राइट में आ जाएगा हमारे, ये तो होता है ऑब्ट्यूस का केस, और राइट का केस क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये राइट का होता था केस, राइट एंगल ट्रायंगल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये किसका होता था, हमारा एक्यूट का होता था केस। तो देखो, तो सिमिलरली हमारे पास किस एंगल में आएगा, 39 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। तो ये हमारा ऑब्वियस, ये इस केस में आपका शायद आ जाएगा 24 का स्क्वायर 20। हम बाकी केसेस चेक कर लेते हैं। तो ये सब तो हम चेक कर चुके। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा केस है, हमारे पास जैसे 24 का हमने चेक कर लिया, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 64 और ये होता है हमारे पास 625। अगर हम इसको करें तो 640 76 4 5 और 6। ठीक है, तो 640 है और यहाँ पे 625 है, तो 640 बड़ा है। तो बड़े किस केस में होता था, बड़ा होता था हमारा एक्यूट में। तो ये वाला हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 20 का स्क्वायर क्या और 400, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर कितना होता है शायद 841। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो हमारे पास ऑब्ट्यूस कौन सा बचा, केवल ये। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, 39 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम करेंगे तो 41 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। तो आप इसको सोल्व कर लेना। करना क्या है, 39 का स्क्वायर ऐड करना है, 9 का स्क्वायर ऐड करना है और 41 का करना है। 41 का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। अंडरस्टूड। तो ये बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो सब आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप इस चैनल से जोड़िए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।